हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय भारतीय संविधान, उसका अध्याय भारत का राष्ट्रपति। बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। यह वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, जिससे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में व्यापक जानकारी आपको मिल सकेगी। और अंत में एक प्रश्न भी है और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और यह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदवी, अनुच्छेद 57, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं या योग्यता, अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, अनुच्छेद 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान के अनुच्छेद 54 तथा 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए हैं। अनुच्छेद 54 में इस बात का निर्देश है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किससे होगा, जबकि अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इस निर्वाचन मंडल में संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक स्पष्टीकरण किया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राज्यों की सूची में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। निर्वाचन मंडल के प्रावधान में स्पष्ट होता है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जनता स्वयं चुनाव द्वारा
राष्ट्रपति को नहीं चुनती। संविधान सभा में इस प्रश्न पर काफ़ी बहस भी हुई थी। अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को निम्नलिखित ठोस आधारों पर स्वीकार किया गया। भारत की बड़ी जनसंख्या तथा वृहद आकार को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करना न सिर्फ महंगा होता बल्कि समय की दृष्टि से भी अनुपयोगी होता। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन कर भी लिया जाता तो समस्याएं कम नहीं होती, शक्ति संघर्ष की संभावना बनी रहती, क्योंकि पूरे देश की जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अधीनता कभी स्वीकार न करता। निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया विस्तृत से बताई गई है। भारत के राष्ट्रपति के मामले में 50% से अधिक मतों का होना अनिवार्य है, तभी वह व्यक्ति जीत सकता है। अनुच्छेद 55 में एक स्पष्टीकरण देकर बताया गया है कि विधायकों के मतों की गणना के लिए राज्य की जनसंख्या से आशय 1971 की जनसंख्या से है। 42वें संविधान अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि 2000 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना के ही आधार पर माना जाएगा। आगे चलकर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से यह स्थिति 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए प्रत्याशी की अर्हताएं या योग्यताएं बताई गई हैं। इनके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है वह भारत का नागरिक हो। यहाँ पे संविधान सभा ने भारत का नागरिक शब्द को चुना गया है, जन से नागरिक नहीं, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे, जहाँ पर कुछ पाकिस्तान के व्यक्ति भारत में रहना चाहते थे और भारत के व्यक्ति पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो इस आधार पर हमारे संविधान सभा में भारत का नागरिक शब्द को चुना गया है और उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। इसी अनुच्छेद में यह स्पष्टीकरण किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान होता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूँगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवाद निपटान। अनुच्छेद 71 में स्पष्ट किया गया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित सभी मामले को सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1977 के अंतर्गत
यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 50 सदस्यों द्वारा यह अनुमोदित करना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति के मामले में ये संख्या 20 है। राष्ट्रपति का पुनर्वाचन अनुच्छेद 57 में यह बताया गया है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है तो उसके पुनः इस पद के लिए निर्वाचन लड़ने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति की शक्ति। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की शक्ति की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ विविध और व्यापक हैं। इसे समझने के लिए कुछ वर्गों में बांटा गया है। प्रशासनिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनयिक या कूटनीतिक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, वीटो शक्ति, आपातकालीन शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और अन्य शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति से तात्पर्य उन सभी कार्यों को करने की शक्ति से है जो विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा किए जाते हैं। अनुच्छेद 77(1) में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही हुई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अनुच्छेद 53(1) प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें हटाने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सभी राज्यों के राज्यपाल या उपराज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी आदि। ये सभी राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें चुना जाता है। गौरतलब है कि ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करनी होती है। कुछ पदों के लिए वह अन्य व्यक्तियों से भी सलाह ले सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करता है। सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति है, परंतु यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार। राजनयिक या कूटनीतिक शक्ति। राजनयिक शक्ति से तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जो विदेश राज्यों के साथ संबंधों में स्तर पर लागू होती हैं। राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए राजदूतों या तथा कूटनीति अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा अन्य देशों द्वारा भारत में नियुक्त किए गए राजदूत तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत भी
होता है। विधायी शक्ति भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होने के साथ विधायिका से जुड़ी कुछ शक्ति भी रखता है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। वह संसद के दोनों सदनों को संसद सत्र हेतु आहूत करता है तथा सत्रावसान करता है, अनुच्छेद 85 के अनुसार। अगला, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में वह दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। अगला, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, अनुच्छेद 87 के अनुसार। अगला, राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित करता है जिनके पास साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से कोई विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अनुच्छेद 80 का अनुसार। अगला, संसद के समक्ष विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत कराता है, जैसे बजट या वार्षिक वित्त विवरण, अनुच्छेद 112, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 115, वित्त आयोग की अनुशंसाएं, अनुच्छेद 281। अगला, संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, अनुच्छेद 323। अगला, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 340। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 338। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन, अनुच्छेद 338 का। संसद में ये समक्ष प्रतिवेदन राष्ट्रपति प्रस्तुत कराता है। अब देखते हैं आगे। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते, अर्थात कुछ ऐसे विधेयक हैं जिसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। देखते कौन कौन है। नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने वाले विधेयक, अनुच्छेद 3। अगला, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अनुच्छेद 117 का क्लोज 1। अगला, ऐसे विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि में व्यय करना पड़ेगा, अनुच्छेद 117(3). अगला, ऐसे विधेयक जो उन करों के बारे में है जिसे राज्य हितबद्ध है या उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिसमें राज्यों को धन वितरित किया जाता है या जो कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करता है, अनुच्छेद 274(1). राज्य ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, अनुच्छेद 304। ये कुछ ऐसे विधेयक हैं इनको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ जो निम्नलिखित हैं, देखते हैं क्या क्या हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला, वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाता है। अगला, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। अगला, वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी आदर्श या व्यय हेतु अग्रिम भुगतान
की व्यवस्था कर सकता है। अगला, वह राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। अगला, न्यायिक शक्ति देखते हैं क्या है। अपनी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी नियुक्त करता है। अगला, राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को दंड को कम करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। अर्थात अनुच्छेद 72 ये कहता है, अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सज़ा दी जाती है, उस सज़ा को वह कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है उसकी सज़ा को माफ़ कर दे या उसकी सज़ा को कम कर दे, फांसी से बदलकर आजीवन कारावास कर दे। यह उसे तमाम शक्तियाँ प्राप्त हैंगी। अब देखते हैं कैसे इसमें क्या क्या है। यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। अगला, यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है। अगला, ऐसे सभी मामलों में जिसमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हों, राज्य से, राष्ट्रपति किसी दंड के संबंध में कई तरह से क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। देखते हैं कि कैसे कौन कौन से क्षमादान कर सकता है। क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, पर विलंब कर सकता है। राष्ट्रपति को इस प्रकार से वो क्षमा कर सकता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। क्षमा में देखते हैं क्या क्या है। क्षमा का अर्थ है कि अपराधी को दंड या दंड आदेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। इससे दोषित व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जैसे कोई अपराध किया ही नहीं था। अगला, लघुकरण। इसका अर्थ है किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना। मतलब कि जो कठोर दंड दे रखा उस दंड को कम करना। कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना। अगला, परिहार। इसका अर्थ है कि आदेश बदले बिना दंड की मात्रा को कम करना। 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। विराम। इसका अर्थ है कि दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण प्रकृति की कठोरता को कम करना। कठोरता में कमी दंड की प्रकृति बदल कर भी की जा सकती है और दंड की मात्रा कम कर भी की जा सकती है। जैसे किसी गर्भवती महिला को मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास देना। किसी बुरे अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास की सज़ा देना। पर विलंब। इसका अर्थ है कि मृत्यु को अस्थायी या निलंबन कर देना। ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब दोषित अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की होती है और राष्ट्रपति अपनी प्रार्थना का निर्णय लेने के लिए प्रतिक्रिया में होता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या क्या है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए। जब ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होते हैं तो उसके पास 3 विकल्प हैं। अनुच्छेद 111 के अनुसार वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है,
वह विधेयक को अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। वह विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पर धन विधेयक को छोड़कर। हालांकि संसद अगर इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के साथ या संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। यदि अगर संसद दोबारा अगर उस कानून को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को ये वीटो शक्ति 2 कारणों से दी जाती है। देखते हैं क्या क्या है इसमें। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो जो संविधान के मूल भावना के विपरीत है, जो उसे रोका जा सके। नंबर 2, यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श न किया हो और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया और उसे सुधारा जा सके। वीटो की यह शक्ति 4 प्रकार की होती हैं, किंतु भारतीय राष्ट्रपति के पास समानता 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। नंबर 1, अत्यंत वीटो। इसका अर्थ है वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति को सीमित रूप से अत्यंतिक वीटो की शक्ति प्राप्त है। उदाहरण स्वरूप, किसी प्राइवेट सदस्य का विधेयक हो या मंत्रिपरिषद की सलाह उसके पक्ष में न हो तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है। यदि राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजने के बाद किंतु अपनी अनुमति मिलने से पहले ही सरकार गिर जाए तो लोकसभा के बहुमत से बनी नई सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को यह विधेयक अस्वीकार करने की सलाह दे तो वह अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है। नंबर 2, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटाता है, परंतु यदि संसद इस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। नंबर 3, जेबी वीटो। इसका अर्थ है कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे अपने पास पड़े रहने देता है। राष्ट्रपति बिना कोई निर्णय किए विधेयक को अपने पास रोक सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति के पास जो वीटो सबसे प्रभावी रूप से है वह है जेबी वीटो। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को यथाशीघ्र लौटा देगा। अनुच्छेद 111। इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं बताई गई। इसका लाभ उठाकर निश्चित अवधि नहीं बताएगी। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनंत काल तक अपने पास रोक कर रख सकता है। इसका एक उदाहरण 1986 का भारतीय डाक विधेयक है। इस विधेयक के कुछ प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह
इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस विधेयक पर न अनुमति देने से इनकार किया और न ही मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु भेजा। बस उसे अपने पास ही पड़ा रहने दिया, जिससे वह कानून नहीं बन सका। नंबर 4, विशेषित वीटो का अर्थ ऐसी वीटो शक्ति से है जिसे एक विशेष बहुमत के आधार पर विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये वीटो शक्ति नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की वीटो शक्ति है। आपातकालीन शक्तियाँ। आपात उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। यदि राष्ट्रपति को यह महसूस हो जाए युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकालीन की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन या उससे खुद महसूस हो जाए तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 356 का जब प्रयोग किया जाता है, अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है और वहाँ पे इतनी समस्याएं व्यापक हो चुकी हैं क्योंकि संविधान तंत्र के अनुसार राज्य सरकार शासन को नहीं चला पा रही है, इस स्थिति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह राष्ट्रपति को खुद महसूस हो जाए तो वह 356 का प्रयोग करके उस राज्य में आपातकालीन अर्थात इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 360 में बताया गया है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या शाखा संकट में है, तो वह आपात की घोषणा कर सकता है, जिसे वित्तीय आपात कहा जाता है। अब तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, परंतु ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है कि भविष्य में अगर कभी भी कोई ऐसा संकट आता है तो वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 358 में बताया गया है कि यदि आपात की घोषणा 352 के द्वारा की जाती है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तो इसमें अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब 352 से इमरजेंसी लगाई जाती है तो अनुच्छेद 319 स्वतः समाप्त हो जाएगा, परंतु अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वे अन्य मौलिक अधिकारों को भी समाप्त कर सकते हैं, परंतु 20 और 21 को छोड़। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123, अगर सत्र उस समय कोई नहीं चल रहा है, अगर देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि तुरंत कानून बनाया जाए, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अर्थात अध्यादेश ला के तुरंत उस कानून को बना दिया जाता है और यह कानून 6 महीने 6 सप्ताह तक अधिकतम रह सकता है, क्योंकि संसद का सत्र चलेगा तो उसे 6 सप्ताह के भीतर इस कानून को पास कराना होगा। अगर उस समय पास नहीं होता है तो ये कानून समाप्त माना जाएगा। अनुच्छेद 123 में यही सब कुछ था।
चलो इसको एक बारी हम अध्ययन करके देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा। अध्यादेश का प्रभाव ठीक वही होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि कार्यपालिका के प्रमुख को ये शक्ति है कि वह यदि विधायिका का सत्र न चल रहा हो तो परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए स्वयं विधायिका की भूमिका में आ जाए। निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब संसद के दोनों सत्र एक साथ में न हो तो इसका अर्थ है कि एक सदन सत्र में हो या अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश को वही बल और वही प्रभाव है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। अगला, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अध्यादेश का जीवनकाल सत्र की बैठक से 6 सप्ताह तक होता है। अगर संसद के दोनों सदन उसका अनुमोदन करने का संकल्प पारित कर दें तो वह अधिनियम बन जाता है। 6 सप्ताह से पहले ही दोनों सदन उसे संकल्प द्वारा खारिज कर दें तो वह समाप्त हो जाता है। अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। सबसे महत्वपूर्ण विवाद का प्रश्न पर था कि राष्ट्रपति का समाधान कि अध्यादेश जारी करने के लायक परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है या नहीं। इसका संबंध सिर्फ राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान से है। R.C. कूपर बनाम भारत संघ 1970 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया कि राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है उसके इस शक्ति का प्रयोग आसबपूर्ण तरीके से किया गया है। अगला, अन्य शक्तियाँ देखते हैं क्या क्या हैं राष्ट्रपति के पास। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को कई अन्य शक्तियाँ भी दी गई हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वे किसी विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर जो व्यापक महत्व का है और उससे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय पर सलाह लेनी चाहिए तो वह सलाह मांग सकता है। हालांकि न सर्वोच्च न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही चलता है। उसे इन क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 239 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने तथा उन्हें उन सूचियों में शामिल करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 341-342 के अनुसार। अगला, राष्ट्रपति अनुच्छेद 339 के तहत ये शक्ति प्राप्त है कि अनुसूचित क्षेत्रों जिसे जनजातीय आबादी के कारण विशेष संरक्षण दिया जाता है के रूप में कुछ और क्षेत्रों को शामिल करने या कुछ क्षेत्रों को शामिल करने या कुछ क्षेत्रों को सूची से बाहर निकालने का निर्णय कर सकता है तथा किसी राज्य विशेष या राज्यपाल से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन मांग सकता है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों की शांति और सुशासन
के लिए बनाया गया कोई भी नियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रभावी नहीं हो सकता है, अर्थात लागू नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा। उसके बाद यदि वे चाहें तो पुनर्निर्वाचन का पात्र हो सकता है। 5 वर्षों के भीतर राष्ट्रपति की पद अवधि निम्न प्रकार से समाप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपनी पदवी समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 में बताई गई रीति के आधार पर महाभियोग के माध्यम से अनुच्छेद 61 में बताई गई रीति के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 56(1) अगला कार्यकाल समाप्त होने पर यदि पद ग्रहण करने के लिए अर्हता या योग्य न हो तो निर्वाचन अवैध घोषित हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विवरण है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसकी पद अवधि के दौरान पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहले, यदि संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएगा। आरोप लगाने की कुछ शर्तें हैं, जैसे यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। अगला, यह कम से कम 14 दिनों के लिए सूचना देने के बाद प्रस्तावित किया जाना चाहिए। अगला, संसद की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके उसे संकल्प को प्रस्तावित करने का प्रयोजन प्रकट किया। जब संसद का एक सदन ऐसा आरोप लगा देता तो दूसरा संसद उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा। इस अन्वेषण के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या उपस्थित होकर या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करे। अगला, यदि जांच के बाद वह सदन सहमत हो जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया गया आरोप सिद्ध हो गया है और वह सदन इस संकल्प को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो ऐसे संकल्प पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाएगा। राष्ट्रपति पद की रिक्ति तथा उसकी पूर्ति। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये रिक्ति मृत्यु, पद त्याग, महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से हो सकती है। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु हैगा, क्या राष्ट्रपति रबर की मोहर है? क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्रपति क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कई बार आलोचक ये कहते हैं कि राष्ट्रपति एकमात्र रबर की मोहर की तरह है, परंतु इतना ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। देखते हैं कि क्या लिखा है। यह सही है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात है,
किंतु इतने भर से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर की मोहर है। वस्तुतः कई ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं जिसमें राष्ट्रपति को अपने विवेक से निर्णय करना होता है। जैसे यदि लोकसभा में चुनाव परिणामों में किसी एक दल या चुनाव पूर्ण गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से ही ये निश्चय करता है कि स्थिर व स्वच्छ सरकार देने की दृष्टि में किसका दावा सबसे मजबूत है। अगला, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता देता है जो उसकी राय में लोकसभा में विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो। अगला, यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो दे तथा अविश्वास मत या विश्वास मत का सामना करने के बजाय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह दे तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है। अनुच्छेद 74(1) में 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसमें भी वह अपने विवेक का प्रयोग करता है। अगला, यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो तथा नई लोकसभा का गठन न हुआ हो तो पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई मंत्रिपरिषद के गठन तक राष्ट्रपति को सलाह देती है। इस समय राष्ट्रपति को विशेष ध्यान रखना होता है कि वह किसी ऐसी सिफारिश को स्वीकार न करे जो चुनाव में उस दल को लाभ पहुंचाए, तो ऐसे न पहुंचाए या बड़ा नीतिगत निर्णय करने के संबंध में हो। अनुच्छेद 78 में ही कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जो राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 78 ख के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन तथा किसी विधान से संबंधित जानकारी मांग सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 78 ग के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री को कोई विशेष मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दे जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया है पर किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति उतना कमज़ोर नहीं है जितना आलोचक बताते हैं। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की सूची पहले राष्ट्रपति से और वर्तमान तक। इसमें देखेंगे कि उनका नाम क्या है, उनकी पद अवधि कब तक रहे, उनकी विशेष विवरण अर्थात टिप्पणी देखेंगे। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 1950 से 1962 तक रहे। राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे स्वतंत्रता सेनानी थे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। नंबर दूसरा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1962 से 1967 तक बने। राधाकृष्णन दार्शनिक और लेखक थे। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। अगला, जाकिर हुसैन 1967 से 1969। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पद्म विभूषण व भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। अगला, वी गिरी। ये कार्यवाहक थे। 1969 में बने। वी गिरी
राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अगला, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1959। हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। वीवी गिरी 1969 से 74। 1969 चुनाव एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व पूर्णकालिक राष्ट्रपति बने। ये वीवी गिरी एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, फिर बाद में पूर्णकालिक राष्ट्रपति भी बने। अगला, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। उनके पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और मृत्यु हो गई। ये दूसरे थे फखरुद्दीन अली। इससे पहले कौन थे? जाकिर हुसैन भी ऐसे राष्ट्रपति थे, मतलब कि राष्ट्रपति पद पे होते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी राष्ट्रपति पद पर होते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। DDJT फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वे मैसूर के मुख्यमंत्री थे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1922। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे और 13 जुलाई 1977 को वह ये पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। अगला, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। ज्ञानी जैल सिंह मार्च 1972 से के पंजाब के मुख्यमंत्री थे और 1980 में गृह मंत्री थे। अगला, रामास्वामी वेंकटरमन 1987 से 1992। 1992 में वेंकटरमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए थे। 1942 में वेंकटरमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए थे। जेल में छूटने के बाद वह कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा वह भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। अगला, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला, 10वां, KR नारायण 1997 से 2002। KR नारायण तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। अगला, APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। इस कारण उन्हें भारत रत्न मिला। अगला, प्रतिभा देवी पाटिल 2007 से 2012। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। अगला, 13, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला, नंबर 14 नंबर पर रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक राज्यसभा सदस्य थे, तो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब अगला देखते हैं 15वां, द्रौपदी मुर्मू जो 2022 में राष्ट्रपति हैं, जो इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति हैं।
आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है और आज का हम प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में है? आप इसका उत्तर बताओगे A, B, C, D और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। A है, B है, C है, D है। आज की क्लास हमारा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।